नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। देखिएगा, हम लोग आईपीसी की एक श्रृंखला पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने भाग 7 तक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखो डिस्कस करते हैं अगला अध्याय 8 या भाग 8 की हम बात करें अगर, तो देखिएगा अध्याय 8 की अगर हम बात करें तो ये है लोक शांति के विरुद्ध अपराध। ये क्या है? लोक शांति के विरुद्ध अपराध। और ये जो आपका आता है अध्याय, ये 141 से लेकर और धारा 160 तक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बलवा क्या होता है, दंगा क्या होता है और विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, ये सब चीज़ें देखो। इसमें है कि लोक शांति के विरुद्ध अपराध। इसका मतलब क्या होता है? आप कहीं दंगा कर लेते हो, बलवा कहीं कर देते हो आप, ठीक। देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें तो नंबर 1 धारा है 141। नंबर 1 क्या है? देखो धारा 141 की अगर हम बात करें, देखो धारा 141 में बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव। क्या है इसमें? देखो इसमें विधि विरुद्ध जमाव की अगर हम बात करें, देखो मतलब कि ऐसा जमाव जो विधि के विरुद्ध है। मतलब कि विधि विरुद्ध का मतलब क्या होता है कि मान लो सरकार ने कहा है कि साहब यहाँ पर आपको इकट्ठा नहीं होना है, लेकिन आप फिर भी वहाँ पर इकट्ठा होते हो, तो देखो विधि विरुद्ध जमाव के लिए क्या है, ये आवश्यक है। तो अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो विधि विरुद्ध जमाव होता है ये 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होता है। देखो इसमें क्या होता है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक। उसके बाद देखो जितने इसमें शामिल होते हैं उन सबका एक सामान्य उद्देश्य होता है। क्या होता है? देखो उनका एक सामान्य उद्देश्य होता है। मतलब जितने भी लोग होते हैं उन सबका एक समान उद्देश्य होता है कि हमको साहब ये करना है, इसलिए हम जवाब लगाए हैं, इस तरह की चीजें हैं। और जो इनका सामान्य उद्देश्य होता है ये भी इनका विधि विरुद्ध होता है। मतलब क्या होता है कि सामान्य उद्देश्य कैसा होता है? सामान्य उद्देश्य होता है इनका विधि विरुद्ध। बात समझिए आपने यहाँ तक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि विधि विरुद्ध जमाव में कितने लोगों का होना आवश्यक है, तो आप ध्यान रखें 5 या 5 से अधिक लोगों का आवश्यक होना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, इन सबका एक सामान्य उद्देश्य होता है, मतलब कॉमन उद्देश्य होता है इन सबका। और जो उद्देश्य होता है ये भी क्या होता है, ये भी विधि विरुद्ध होता है। देखो बात क्लियर हुई यहाँ तक आपकी? क्या हुआ विधि विरुद्ध जमाव? देखो अगली धारा की हम बात करें अगर, धारा 142 देखो ये कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। मान के चलो कि यहाँ एक स्थान है और यहाँ पर A, B, C, D, E और F, ये 6 लोग पहले से खड़े थे यहाँ पर किसी अपने उद्देश्य को लेकर, मतलब विधि के विरुद्ध जमाव लगाए हुए थे किसी उद्देश्य को लेकर। और यहाँ क्या होता है, व्यक्ति G और आ जाता है और इसको G को पता है कि ये जो जमाव है पहले से ही विधि विरुद्ध है। तो अगर आप यह जानते हो कि जमाव विधि विरुद्ध है और तब भी आप उसमें सम्मिलित होते हो, तो उसके लिए धारा आपकी 142 है। धारा 142 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, ये कहती है धारा 142 आपसे। देखो अगर हम, ये कब होता है? जब आप जानते हो कि जमाव विधि विरुद्ध है। मतलब क्या होता है, देखो यह जानते हुए कि जमाव जो है वो कैसा है, विधि विरुद्ध है। बात यहाँ तक समझ में आपने? यहाँ तक क्या होता है देखो, तो इसमें मैंने कहा कि नंबर 1 धारा 141 में हमने बात की, तो 141 में था विधि विरुद्ध जमाव, यानी कि 5 या 5 से अधिक लोग किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर अगर विधि विरुद्ध रूप से जमाव लगाते हैं तो धारा 141 होती है। और अगर आपको पता है कि यह जमाव विधि विरुद्ध है ऑलरेडी और तब भी आप उसमें सम्मिलित होते हो, तो उसकी धारा जो है आप 142 का उल्लंघन करते हो। तो बात यहाँ तक हम लोगों ने समझी कि धारा 141 क्या होती है। देखो अब हम बात करते हैं धारा 143। धारा क्या है? 143। देखो जो धारा 143 है, इसमें जो विधि विरुद्ध जमाव है इसके लिए दंड दिया हुआ है। इसमें क्या है? देखो इसमें दंड है दिया हुआ कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव करता है तो उनमें क्या होगा कि 5 लोगों को सजा दी जाएगी। देखेंगे आप इसमें सजा क्या है। सजा इसमें है 6 माह / जुर्माना या दोनों,
क्या है देखो इसमें दंड क्या है, इसमें जो दंड है वो है 6 माह ओब्लिक जुर्माना या दोनों, ये इसमें दंड दिया हुआ है जो आपका धारा 143 होती है। तो तीनों धाराएं क्लियर हुई आपके यहाँ तक। अब देखो विधि विरुद्ध जमाव में आप क्या है कि आप किसी बिना हथियार के बिना किसी के सम्मिलित होते हो। अब बात आती है कि अगर आप किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर अगर आप जवाब लगाते हो हथियार के साथ तो तब क्या बात कंडीशन साथ देखोगा, तो उसके लिए धारा 144 है। देखो देखिएगा धारा 144, एक चीज आप समझेंगे इसमें कि आपने सुना होगा कि साहब धारा 144 लागू हो जाती है या धारा 144 लग गई चुनाव वाले, तो वो ध्यान रखेंगे धारा 144 लगती है वो वाली दूसरी धारा होती है वो आपकी सीआरपीसी की 144 होती है। क्या होती है धारा 144? वो जो धारा लगाई जाती है कि साहब धारा 144 लागू हो गई है, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, ये सब चीजें होंगी, तो वो क्या है, वो आपकी सीआरपीसी 144 के तहत एक कानूनी कार्रवाई होती है। क्या होती है वो जो प्रावधान आप सुनते हो 144 वाला धारे का, वो क्या है, वो सीआरपीसी तहत लगती है। ये जो धारा आईपीसी की है इसमें कुछ अलग बताया हुआ, तो देखेंगे तो इसमें आप ये कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव में आयुध या हथियार के साथ सम्मिलित होना। इसमें क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव में आयुध या हथियार के साथ सम्मिलित होना। क्या देखो इसमें बताया गया है कि अगर आप विधि विरुद्ध जमाव में हथियार, बंदूक, गोला बारूद ये सब लेकर जाते हो तो उसमें क्या है, उसकी धारा आपकी 144 होती है। ठीक, देखो इसके लिए सजा कुछ ज्यादा है। सजा की अगर हम बात करें तो यहाँ जो सजा है आपकी वो है 2 वर्ष ओब्लिक जुर्माना, 2 वर्ष जुर्माना या दोनों। बात समझिए आपने कहा इसमें कि अगर आप विधि विरुद्ध जमाव में हथियार के साथ जाते हो, बंदूक के साथ जाते हो, गोला बारूद के साथ जाते हो तो आपको वहां पर क्या करेगा, आपने धारा 144 का उल्लंघन किया और इसके तहत क्या होगा कि आपको 2 वर्ष सजा मिल सकती है या जुर्माना या दोनों आपको मिल सकता है। देखो अगली अगर हम बात करें धारा 145 देखो इसमें बताया गया है कि अगर आप जानते हो कि विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है और तब भी आप उसमें बने रहते हो। क्या कहते हो धारा ये वाली कहती है कि अगर आप यह जानते हो, देखो इसमें आप समझेंगे कि अगर विधि विरुद्ध जमाव को विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है। क्या है कि अगर विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है और आप तब भी इसमें सम्मिलित होते हो, मतलब क्या है, तब भी इसमें आप सम्मिलित या आप इसमें बने रहते हो, तब क्या किया है आपने, तब आपने धारा 145 का उल्लंघन किया है। बात समझी क्या हुआ है भाई, क्या हुआ, आदेश आया कि सब जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव खत्म कर दिया गया है और आप जो है सब यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तब भी अगर आप इसमें बने रहते हो तब जो क्या होगा कि 145 का आपने उल्लंघन किया है। आप ये वाली बात समझ सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई आपके यहाँ? देखो अब हम बात करते हैं कि धारा 141 हमने देखा, 142, 143, 144 और 145, ये जो 5 धाराएं थी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब हम देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब धारा 146 बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट धारा इस अध्याय की। तो देखिएगा देखेंगे इसमें आप धारा 146 सबसे इंपॉर्टेंट। देखो
अभी तक आपने देखा कि जो विधि विरुद्ध जवाब था उसने कोई बल या हिंसा का प्रयोग नहीं किया था। अगर विधि विरुद्ध जवाब जो जवाब लगा हुआ है किसी मांग को लेकर, अगर वो लोग खड़े हैं तो क्या हुआ, मतलब कि तो अगर किसी मांग को लेकर लोग इकट्ठा हुए हैं, मतलब कि विधि के विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं अगर वो, और अगर वो किसी बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, तब जैसे ही बल और हिंसा का प्रयोग किया तब हम उसको कह देते हैं कि ये बलवा कहलाता है। देखिएगा अगर हम इससे बात करें तो 146 में है बलवा करना। इसमें क्या देखो, अगर हम बात करें बलवा करने की तो इसका मतलब ये है कि विधि विरुद्ध जवाब में बल ओब्लिक हिंसा का प्रयोग करना। क्या है इसमें, देखो इसमें इसका मतलब ये है कि विधि विरुद्ध जवाब में बल ओब्लिक हिंसा का प्रयोग करना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप विधि विरुद्ध जवाब में बल ओब्लिक हिंसा का प्रयोग करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो संज्ञा जो है आपकी बलवा कहलाती है। मतलब बलवा कब हो जाता है, जैसे ही विधि विरुद्ध जवाब ने बल या हिंसा का प्रयोग करना प्रारंभ किया तभी उसको बलवा की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, बात यहां समझिए आपने। अब देखो अगली धारा 147 कहती है आपसे कि बलवा के लिए दंड, बलवा के लिए दंड कितना होगा देखेंगे इसमें। तो जो दंड होगा वो होता है 2 वर्ष ओब्लिक जुर्माना या दोनों। क्या होता है इसमें भाई, इसमें आप कह सकते हो कि 2 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना मिल सकता है, दोनों आपको मिल सकते हैं। ये धारा हमसे 147 कहती है बलवा के दंड के लिए कहा जाता है। अब देखेंगे इसके बाद, अब इसमें एक धारा बहुत महत्वपूर्ण है, अगली धारा 148। देखो इसमें है कि अगर आप हथियार लेकर बलवा करते हो, कह सकते हो आप इसमें घातक आयुध या हथियार लेकर बलवा करना, बलवा करते हो आप। अगर बलवा में आप हथियारों का, बंदूक का, गोला बारूद का प्रयोग करते हो तो इसका मतलब कहा जाता है कि धारा 148 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिएगा इसके लिए क्या है कि सजा बढ़ जाती है भाई। यहाँ तो केवल बलवा किया आपने, केवल कोई ना बंदूक थी ना हथियार था आपके पास कोई, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे ही आपने बंदूक का लेना प्रयोग किया तो इसमें कंडीशन में क्या हुआ कि आपको 3 वर्ष की सजा मिल सकती है, या जुर्माना मिल सकता है, या आपको दोनों मिल सकते हैं। बात यहां समझिए आपने क्या कहा मैंने आपसे, धारा 146, 147, 148 तीनों जो धाराएं हैं वो आपकी बलवा से संबंधित हैं। मतलब कि 146 में क्या है, बलवा, बलवा के दंड और घातक आयुध के साथ बलवा करना जो है आपका 148 के तहत आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा पर डिस्कस करते हैं। और अगली धारा क्या कहती है हमसे, धारा इसके बाद देखिएगा आप इसमें धारा अगली की अगर हम बात करें तो अगली धारा है इसमें 159 और 160, सब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। देखो धारा 159 इसमें है दंगा। तो दंगा क्या होता है, पहले आप एक बात समझे कि बलवा में और दंगा में क्या डिफरेंट है। क्या कहा मैंने आपसे कि बलवा क्या होता है, दंगा क्या होता है, दो डिफरेंट क्या है इन दोनों में। अगर हम बात करें बलवा क्या होता है तो देखिएगा मैंने कहा कि बलवा करने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक, लेकिन जो दंगा होता है ये आपका 2 या 2 से अधिक के बीच हो जाता है। मतलब 2 पार्टी आपस में लग जाती हैं, 2 व्यक्ति लग जाते हैं आपस में। उसके बाद देखो जो बलवा होता है ये किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन जो दंगा होता है ये होता है आपका सार्वजनिक स्थान पर। कहाँ होता है, ये होता है आपका सार्वजनिक स्थान पर। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हो तो वो कहलाएगा दंगा आपने वहां पर किया है। ठीक, इसमें बलवा में क्या होता है, ये सार्वजनिक स्थान पर नहीं होता है। और
जो आपका दंगा होता है इसमें जो दोनों ग्रुप हैं आपके, इसमें क्या है देखो, जो दोनों ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप क्या होते हैं देखो, इसमें दोनों ग्रुप इसमें होते हैं एक्टिव, दोनों ग्रुप क्या होते हैं एक्टिव होते हैं, और यहाँ पर केवल एक ग्रुप एक्टिव होता है, यहाँ पर दोनों ग्रुप एक्टिव नहीं होते हैं। मतलब कि ये जो बलवा है सरकार के खिलाफ किसी मांग को लेकर हो सकता है, ठीक, या कोई अधिनियम आया है उसको लेकर विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। लेकिन दंगा में क्या होता है, जो दंगा होता है वो किसी सार्वजनिक स्थान पर होता है, ठीक। देखो अगर हम बात करें दंगा की, दंगा क्या होता है देखो, तो मैंने अभी आपसे कहा कि दंगा के बारे में आपने ही देखा यहाँ तक कि ये जो होता है ये दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें आपस में झगड़ते हैं। क्या होते हैं इसमें, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं। नंबर 2 देखेंगे इसमें आप कि इसमें क्या होता है, देखो ये लोक शांति को भंग करते हैं। क्या करते हैं, ये अगर लोक शांति को भंग होती है इसमें। और अगली बात अगर हम बात इसमें करें कि ये जो दंगा होता है ये आपका सार्वजनिक स्थान पर होता है। ये क्या होता है देखो, आपका सार्वजनिक स्थान पर होता है, ठीक है। मंदिर के सामने की दंगा हो गया है, कोई सार्वजनिक स्थान है, तो वहाँ क्या होता है, ये वहाँ पर दंगा कहलाता है अगर ऐसी कार्रवाई आपकी हो जाती है तो, ठीक है। अब देखो अगली बात अगर हम इसमें करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइएगा कि दंगा करने के लिए कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है, तो आप ध्यान रखें कि 2 व्यक्ति भी दंगा कर सकते हैं, ठीक। अब देखो अगली बात इसमें हम करें कि धारा 160 देखेंगे आप इसमें कि जो धारा 160 है ये कहती है दंगा के लिए दंड, क्या है इसमें, दंगा के लिए दंड कितना होता है। तो आप देखें इसमें कि दंड होता है वो 1 माह का जुर्म, 1 माह की सजा हो सकती है। क्या हो सकता है इसमें, 1 माह की सजा हो सकती है, या 100 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इसमें, या दोनों हो सकते हैं, जो आपकी धारा 160 है। बात समझिए आपने, क्या होता है 159 में दंगा क्या होता है, 60 में क्या है, 160 में दिया हुआ है कि दंगा करने के लिए दंड की प्रक्रिया आपको इसमें दी हुई है, ठीक है। तो दोनों धाराएं आपने देखी यहाँ तक कि धारा 159 160 क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और एग्जाम में पिछले वर्ष आई भी थी। अब देखो हम इस तरीके से हमने भाग 8 कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं भाग 9 की। क्या बात करते हैं हम, अध्याय 9 पर हम लोग आते हैं। देखो अब हम बात करते हैं इसमें कि आपका जो अध्याय 9 है उस पर देखो हम आते हैं। देखिएगा अध्याय जो 9 है इसमें है आपकी, इसमें बताया गया है आपको कि जो लोक सेवक होते हैं उनसे संबंधित अपराध क्या है, जो लोक सेवक से संबंधित अपराध। और ये जो अपराध आते हैं आपके धारा 161 से लेकर और 100 क्या बोलते हैं 71 तक है। कहाँ तक है, 171 तक दिए हुए हैं आप, ठीक। देखो अगर हम बात करें इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया, तो धारा लोक सेवक की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया वो धारा 21 जो दी हुई है आपकी, धारा 21 में दिया हुआ है आपको लोक सेवक के बारे में, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं इसके बारे में हमने जब धारा 21 की बात की थी, लेक्चर नंबर 3 अगर आप देखेंगे उसमें मैंने बताया था आपको कि लोक सेवक कौन कौन व्यक्ति होते हैं, यानी जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो कौन होते हैं, उन पर हम डिस्कस किया। तो देखेंगे आप इसमें, तो इसमें जो आपका अध्याय 9 है सबसे पहले यहाँ पर धारा इसमें आती है धारा 166। देखो धारा 166 कहती है आपसे कि अगर लोक सेवक, देखो एक तो होता है शब्द आज्ञा और एक होता है आपका अवज्ञा, ठीक। आज्ञा का मतलब होता है पालन करना और अवज्ञा का मतलब होता है पालन ना करना, ठीक। देखो अगर हम बात करें 66 की तो ये कहती है कि लोक सेवक अगर विधि की अवज्ञा करता है, क्या करता है कि लोक सेवक अगर विधि की अवज्ञा करता है, मतलब लोक सेवक अगर विधि के अनुसार जो निर्देश दिए हुए हैं उनको पालन नहीं करता है। क्या कहा हमने आपसे कि लोक सेवक
विधि का पालन ना करता है, विधि का पालन नहीं करता है, ठीक, बात समझे आपने। पालन कह सकते हो या आप कह सकते हो अवज्ञा करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, अगर विधि का पालन ना करने के पश्चात अगर किसी व्यक्ति को क्षतिकारित हो, मतलब किसी व्यक्ति को हानि हो जाती है, क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को क्षतिकारित हो, क्षति का मतलब होता है हानि हो जाती है, तो आप कह सकते हो कि उसने क्या किया है, उसने धारा 166 का उल्लंघन किया है, ठीक। इसे आप लोक सेवा समझो, मानो कि कोई ऑफिसर अगर है, क्या है, कोई ऑफिसर है और वो क्या करता है, वो किसी दुकानदार को क्या करता है, अब विधि के अनुसार मतलब पालन ना कराते हुए उससे कहता है कि आप ऐसा कार्य करिएगा, इस तरह से बिक्री करो, इस तरह से बिक्री करो, और उस बिक्री करने के बाद अगर उस दुकानदार को हानि हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, क्षति हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो लोक सेवक है उसने क्या किया है, उसने धारा 166 का उल्लंघन किया है, ठीक। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें कि अगली धारा 166A, इसमें बताया गया आपको कि लोक सेवक जो विधि के अधीन जो निर्देश दिए गए हैं उनकी अवज्ञा करता है। क्या करता है, देखो इसमें कह सकते हो कि लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देशों की अवज्ञा करता है, यानी कि कह सकते हो आप कि जो निर्देश विधि के अनुसार बताए गए हैं या कानून के अनुसार जो निर्देश बताए गए हैं, अगर आप उन निर्देशों का अनुपालन करते हो, मतलब कि उन निर्देशों का पालन नहीं करते हो, तो आपने क्या किया है कि आपने 166A के तहत कानून का उल्लंघन किया है। बात समझिए आपने यहाँ तक नहीं। देखो 166A हमने पूरा किया। अब हम बात करते हैं 166B, सबसे इंपॉर्टेंट धारा क्या है, अगली धारा 166B की हम बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें 166B की, इसमें बताया गया है पीड़ित का उपचार, पीड़ित का उपचार ना करने के लिए दंड। इसमें क्या है कि पीड़ित का उपचार ना करने के लिए दंड, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर जैसे कि समझो आप इसमें कि अगर कोई डॉक्टर है, उदाहरण डॉक्टर किसी व्यक्ति का उपचार नहीं करता। क्या कहा भाई, आप अस्पताल में गए और वहां क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि साहब हम इसका इलाज नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसने धारा 166B का उल्लंघन किया है, ठीक है, तो उसके तहत मुकदमा कायम हो सकता है 166B के तहत। अब देखो इसमें अगर हम बात करें सजा की, तो सजा देखो इसमें क्या है, एक बार हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई आपकी। 66B में क्या है, ठीक। देखो 166 की अगर हम बात, मैंने अभी आपसे कहा 166 में क्या है, देखो तीन धाराएं भी मैंने आपको बताई, 166A और 166B। 166 में था कि अगर आप आदेश का विधि का पालन ना करते हुए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाते हो तो 166 हो गई। अगर आप विधि के अधीन निर्देशों का पालन नहीं करते हो तो 166A हो गई। और अगर कोई पीड़ित का उपचार नहीं करता है तो वहां पर धारा 166B हो जाती है आपकी। तीनों धाराएं हमने अपने क्लियर की यहां तक। देखो अब हम बात करते हैं अगली धारा पर। अगली धारा है इसमें धारा 167। इसमें दिया गया है कि अगर कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से, मतलब कि किसी व्यक्ति को नुकसान करने के आशय से, देखो इसमें दिया हुआ है कि लोक सेवक नुकसान ओब्लिक क्षतिकारित करने के आशय। देखो अगर
लोक सेवक नुकसान ओब्लिक क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। क्या करता है? अशुद्ध दस्तावेज की रचना करता है। जैसे मानो आपकी न्यायालय है और न्यायालय का कोई कर्मचारी या बाबू या कर्मचारी या मुंशी अगर काम मान के चलो कि अगर चाहता है कि इस व्यक्ति को हम नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, और उसके लिए करता है कि वो अशुद्ध मतलब कि गलत दस्तावेज है, गलत डॉक्यूमेंट है, उनको तैयार करता है, तो इसका मतलब क्या किया है? उसने धारा 167 का उल्लंघन किया है। देखो, इसके लिए अगर हम बात करें इसकी सजा कितनी है इसके लिए, तो इसके लिए सजा है वो है 3 वर्ष ओब्लिक जुर्माना या दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि धारा जो 167 थी वो आपकी ये थी। देखो, अब हम बात करते हैं इसके बाद अगली धारा, इसकी सबसे महत्वपूर्ण धारा की अगर हम बात करें, अगली धाराएं हैं 2। देखो, धारा 170 क्या है उसमें? धारा 170 कहती है आपसे कि लोक सेवक का प्रतिरूपण देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसे आप उदाहरण समझें। देखो, ये क्या है? ये एक स्कूल है और स्कूल का जो टीचर है वो ए है। क्या है स्कूल टीचर? स्कूल का टीचर क्या है? ए है। और ए क्या करता है? ए के स्थान पर बी आ जाता है कि साहब मैं क्या हूं? मैं टीचर हूं। क्या करता है? बी क्या करता है? बी आ जाता है और बी कहता है कि कभी क्या टीचर कौन था? ए टीचर था। बी ने क्या कहा? कि साहब ए टीचर नहीं था, टीचर जो हूं मैं हूं। मतलब उसका प्रतिरूपण का मतलब होता है कि उसका स्थान चयन कर लेता है, ठीक। और स्थान चयन करने के बाद आशय दिलाता है कि साहब मैं ही क्या हूं? मैं ही टीचर हूं, मैं ही अध्यापक हूं। तो आप कह सकते हो कि लोक सेवक का प्रतिरूपण करना जो है, यही आपकी धारा 170 आपसे कहती है, ठीक। या कोई ऑफिसर है और वो क्या करता है? कोई ऑफिसर लोक सेवक के पद पर कार्य होता, मतलब ये लोक सेवक का जो पद था उसके स्थान पर प्रतिरूपण करके उसके स्थान पर कार्यरत हो जाता है। इसका मतलब क्या किया है? उसने भी किया है कि 70 का उल्लंघन किया है, ठीक। देखो, अब धारा 171 आपसे कहती है, ये कहती है कि लोक सेवक की पोशाक पहनना, क्या कहती है? कि लोक सेवक की पोशाक या वर्दी पहनना ओब्लिक टोकन धारण करना। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि देखो, इसका मतलब ये हो जैसे मानो कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है कि पुलिस की वर्दी पहन लेता है किसी व्यक्ति की और कहता साहब मैं ही पुलिस वाला हूं, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसने धारा 171 का उल्लंघन किया है। और देखो, जो टोकन धारण किया गया हो, ये किया गया हो कपटपूर्ण तरीके से। क्या किया गया हो? ये जो है कपटपूर्ण तरीके से किया गया हो। मतलब क्या है कि कपटपूर्ण तरीके से, कपटपूर्ण करने के आशय से अगर आप ऐसा करते हो तो आपने क्या किया है? आपने 171 का उल्लंघन किया है। आप ये वाली बात कह सकते हो, ठीक है। तो बात हमने यहाँ तक क्लियर की 171 क्या होता है। अब देखो इसका किया, अब देखो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसी का, जैसे 5 का 5 एक सब पार्ट था, ऐसे ही इसका एक सब पार्ट है अध्याय 9A। और ये जो है आपका, इसमें बताया गया है निर्वाचन से संबंधित अपराध। इसमें क्या है कि जो निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित अपराध जो है उनके बारे में बताया गया है। और इसमें अगर हम बात करें, धारा जो दी हुई है देखो आपको, वो है धारा 171A से लेकर धारा 171I तक, ठीक। तो आप देखें इसमें 3 धाराएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो है इसमें आपकी धारा 171B। देखो 171B में बताया गया रिश्वत के बारे में,
ठीक, इसका मतलब क्या है कि जैसे मानो कि कोई निर्वाचन अभिकर्ता है, कोई निर्वाचन कर्मचारी है, अगर आप उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हो, क्या करते हो आप उसको, अगर रिश्वत उसको देते हो, इसका मतलब क्या किया है आपने कि 171 ख का उल्लंघन किया है। ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें ही धारा 171 ई, इसमें है रिश्वत के लिए दंड। इसमें क्या है, रिश्वत के लिए दंड दिया हुआ है इसमें देखो। और उसके बाद एक आती है धारा 171H, ये भी इंपॉर्टेंट देखो है। आप देखें कि अब ये धारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो आपने एक संविधान में पढ़ा होगा कि भाग 9 और भाग 9 में दिया हुआ है स्थानीय चुनाव। इसमें क्या है कि स्थानीय निकाय के बारे में आपको दिया हुआ है, यानी कि जैसे आपका ग्राम प्रधान का हो गया, क्षेत्र पंचायत का हो गया या जिला पंचायत का हो गया, तो ये तीन तरह के चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली थी, अभी हाल फिलहाल में जो गांव में इलेक्शन होते हैं वो अभी पूर्ण हुए हैं। इसलिए होना क्या है कि ये जो भाग 9 है आपके लिए बहुत ही 9A महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है आपको। देखिए जो 171 का कहता है कि अगर आप इलेक्शन के दौरान अवैध खर्च करते हो, क्या करते हो आप, अगर आप इलेक्शन के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए अगर आप मानो पैसा देते हो उनको, ठीक, या उनको कोई शराब बांटते हो, मीठा बांटते, तो वो क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपने 171H का उल्लंघन किया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो हमने भाग 9A था वो कंप्लीट किया। ठीक बात है, समझ में आई आपके यहाँ तक? तो मैं आपसे आशा करता हूं कि जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी आपको अच्छी समझ में आया होगा, और जो पिछली क्लासेस हैं उनके आप नोट्स भी बनाए होंगे आप लोगों ने। अब देखो क्या होता है, अब हम बात करेंगे अगले भाग पर, भाग 10, यानी कि भाग 10 पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि सब लोगों को लाभ हो जाए। ठीक, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जैसे हमारी वीडियो आपको चल जाए पता कि साहब वीडियो आ चुकी है, हमको देखनी है वीडियो। तो इसलिए साथियों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए उत्साह के साथ, नई वीडियो के साथ।